संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना जी चौहान नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। जी वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर विश्व के लोगों की आवाज उठाई जाती है। जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। और आज हम अपने वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और हमने बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं और बहुत सारी अलग अलग मुद्दों से संबंधित चर्चाएं की हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उसी कड़ी में अगला पड़ाव है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार। और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हैं आशुतोष जी। तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और चर्चा सार्थक दिशा में जाएगी। तो सर, सबसे पहले हम इस प्रोग्राम की रूपरेखा समझ लेते हैं, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि केग जो एक बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम राज्य की कार्यपालिका से संबंधित चर्चा के ऊपर भी जाएंगे। तो हम अपने फर्स्ट जिस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले सर हम ये समझते हैं, मतलब उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऐसे हम उनको समझ सकते हैं कि वो जितना भी लोक व्यय है, लोक धन है, मतलब जो हम टैक्स जमा करते हैं और जितना भी सरकार के पास पैसा होता है, तो उसका खर्च कैसे हो रहा है और उस खर्च के बाद में उसका लेखांकन, लेखा परीक्षण, ऐसे कुछ कार्य वो करते हैं। तो सर, सबसे पहले थोड़ा सा हम इस पर आपसे इंट्रो चाहेंगे। तो, आशुतोष जी, केक के बारे में थोड़ा बताएं, उसके बाद हम थोड़ा और चर्चा को आगे ले जाएंगे। जी 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 तो जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक केक के बारे में चर्चा की गई है। और जी अगर हम इनसे सबसे पहले कार्य की बात करेंगे, क्योंकि कार्य के बाद हम नियुक्ति वगैरह पर जाएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि ये व्यक्ति ये कार्य करता है और इसकी नियुक्ति ऐसे होती है। तो कार्य तो उनका ये होता है कि जैसे एक एक्ट है ना 1971 का, तो 1976 में संशोधन करने के बाद आज वो एक्ट कार्य करता है और उस पर उसके माध्यम से जो केग है हमारे, वो कार्य करते हैं। तो जो राज्य है और केंद्र है, तो इनमें वो लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं। जी सर। तो लेखांकन जो होता है उसका मतलब ये समझ सकते हैं एक तरीके से हम कि जो आय व्यय हुआ है, सरकार ने जो व्यय किया है, वो व्यय किस प्रकार से हुआ है, कहाँ किया गया है, तो वो उसका लेखा रखते हैं। तो वो लिखते हैं कि मतलब कि कहाँ पर खर्च किया गया है, कैसे खर्च किया गया है, और उसके बाद परीक्षण भी करते हैं कि ये खर्च सही किया गया है या नहीं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि ये जो लेखा परीक्षण वाला कार्य है, ये वो राज्य में भी करते हैं और केंद्र में भी करते हैं। फिर ये जो जी परीक्षण किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हमने ये चीज तो देखी कि वो परीक्षण करेंगे कि विधि के द्वारा उसको उन्होंने खर्च किया है या नहीं सरकार ने, या फिर जिस व्यक्ति को खर्च करना था उसी ने किया है या नहीं, जिस कार्य के लिए करना था उस कार्य के लिए किया था या नहीं। तो ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें चेक करने से केग अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा सकते हैं या नहीं? आप अपना मत रखिए इस पर, क्या आप कहना चाहेंगे? इसको समझ सकते हैं इसी प्रकार से। और अगर हम अब इनकी नियुक्ति की बात करें, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति नियुक्ति जो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अब यही देखेंगे कि जो हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कैसे कार्य हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र के स्तर पर वो लेखा परीक्षण करते हैं, यानी कि जैसे अभी हमने जो समझा था कि जो विधि द्वारा खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, विधि प्रक्रिया का पालन करने के बाद उस खर्च को मतलब आगे बढ़ाया गया है या किस प्रकार से वो कार्य किया गया है। तो ये जो चीजें हैं, इसको हम लेखा परीक्षण कहेंगे और लिखने की चीज को हम लेखांकन कहेंगे। तो यहाँ पर बस केवल इतना डिफरेंस है कि राज्य जो रहता है, तो राज्य में वो लेखांकन भी करते हैं और लेखा परीक्षण भी करते हैं। लेकिन केंद्र में 1976 के बाद से
वो केवल लेखा परीक्षण करते हैं, क्योंकि वहां का जो लेखांकन है वो नियंत्रक महालेखापाल करते हैं। तो एक बात ये उठाई जाती है केक के संबंध में, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि वो लेखा परीक्षण कब करेंगे, जब खर्च कर दिया गया होता है। यानी कि जैसे संचित निधि है हमारी, आकस्मिक निधि है, और उसके बाद में जितने भी राज्य से संबंधित जो खर्च होते हैं, जहां से भी वो लोक लेखा का उनके पास निधि होती है, तो ये सारे खर्चे को वो कब चेक करते हैं, जब खर्च कर दिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक तरीके से पोस्टमार्टम वाली भूमिका है या शव परीक्षण जैसा कार्य है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने खर्च कर दिया, उसके बाद आप चेक कर रहे हैं, और फिर अगर आपका गलत भी निकला कि यार यहाँ पर खर्च नहीं करना था, या जितना खर्च करना था उससे ज्यादा कर दिया गया है, या अलॉट तो इस चीज के लिए हुआ था और खर्च किसी दूसरी चीज पर कर दिया गया है, लेकिन वो सारी चीजें तो हम चेक तब कर रहे हैं ना जब खर्च हो गया। तो अब तो हम उससे वापस तो नहीं ला सकते हैं, बस केवल देख सकते हैं कि हमने क्या गलती की थी। तो इस संबंध में ये मतलब हमेशा प्रश्न उठता है कि इनको थोड़ी शक्तियां बढ़ाकर देनी चाहिए, क्योंकि अगर शक्तियां बढ़ेगी तभी वो खर्च होने से पहले ही उसको सही दिशा में खर्च हो ये सुनिश्चित कर पाएंगे। और उसके बाद में अगर हम केक के संबंध में और भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहलू खोलते जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है केक, क्योंकि हमारे देश में, मतलब किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ होती है, और हमारे देश में जो खर्च होता है, सरकार जो खर्च करती है, और ऐसे उन चीजों को लेकर के केग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो वहां पर उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन हम भले ही हमारे देश में नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेकिन फिर भी जो हमारे देश में जो केग होते हैं या नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होते हैं, वो नियंत्रक नहीं है वास्तव में, क्योंकि जैसे ब्रिटेन में है तो वहां पर वो नियंत्रण भी रखते हैं चीजों पे, लेकिन हमारे यहाँ तो शव परीक्षण होता है। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था है, तो इसको हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वो अपने कार्य को, जो उनका उद्देश्य था, उद्देश्य हमारा ये था कि हम अब हमारे जो भी हमारे देश में खर्च हो रहा है, हम जो टैक्स दे रहे हैं, जो लोगों का पैसा है, वो खर्च कैसे होगा, तो इस चीज को हमें अच्छे कार्य के लिए यूज करना चाहिए, और जहां पर खर्च किया जाना चाहिए वहीं पर उसको खर्च कर देना चाहिए। तो इस चीज को चेक करने के लिए है, लेकिन बहुत बार वो चीजें नहीं हो पाती है। तो इसको तो इस संबंध में देखा जा सकता है। उसके अलावा एक बात ये भी निकल कर आती है कि अगर हम ब्रिटेन से तुलना करें तो वहां पर क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होती है। अब हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य होते हैं वो ये जो के हमारे यहाँ जैसा कार्य करते हैं वैसे कार्य वो करते हैं, यानी कि चुनकर आने वाले सदस्य। और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो लोक सेवक होते हैं, जो एग्जाम देकर आते हैं, सिविल सर्विसेज, तो उनको बनाया जाता है केग। तो इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी हो सकती है कि क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पर लोक सेवक को ही केग बनाया जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनके पास शक्तियां नहीं होती है, क्योंकि मुद्दे ये उठते हैं कि ये सरकार के मतलब जैसे राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, और राष्ट्रपति की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें तो हमारी सरकार करती है, और उनको ज्यादा शक्तियां तो वैसे है भी नहीं, और फिर भी वो लोक सेवक है तो भी उनके मतलब सरकार के लिए कार्य करते हैं, और उनके संबंध में वो कैसे मतलब उनका अपोज कैसे करेंगे, क्योंकि आप उनसे बड़ी बॉडी जो है उसके ऊपर चेक लगाने के लिए आपने उनको बैठाया है, तो वो उनको शक्तियां ही नहीं है, तो वो कैसे खुलकर अपनी बात कह पाएंगे। तो ये चीजें बहुत बार उठाई जाती है। और एक चीज ये भी है कि केवल एक बात तो ये आ गई कि वो शव परीक्षण करते हैं, लेकिन दूसरी बात हमें ये भी सोचनी चाहिए कि क्या हर बार हम केवल ये देखें कि विधि के द्वारा अगर सही है तो हाँ जो भी खर्च किया गया वो सही है, या जहाँ जिसको खर्च करना चाहिए था उसने किया वो सही है। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि नई नई चीजें निकल करके आ रही है, क्योंकि आज हम देखते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे हमने अभी हैदराबाद का जो केस देखा था, वहां पर जो जंगल था, सरकार ने जंगल को हटाने की अनुमति दी, और मतलब बहुत सारा डिस्ट्रक्शन वहां पर हुआ, लेकिन उसके बाद बच्चों के जो संघ था, मतलब स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह, इन्होंने आवाज उठाई। तो यहाँ पर टसल होती है, दो चीजें अलग अलग दिशा में जाती है। तो हमें हमारे जो केग हैं उनको ये चीज भी देखनी चाहिए कि कैसे पर्यावरण को भी लेकर चला जाए, केवल ये ना देखे कि विधि के तहत ये बात बिल्कुल सही है तो हम करेंगे। हमें ये भी देखना चाहिए कि ये पर्यावरण के लिए सही है या नहीं, नैतिक तौर पर ये चीज सही है या नहीं। तो इस प्रकार से सारी चीजों को मिलाते हुए हमको एक
एक पूरा विजन के साथ कार्य करना चाहिए। और मैं बताऊं कि आपको इसी संबंध में केक के लिए लीमा उद्घोषणा 1977 में ये कंडक्ट की गई थी। तो वो उसमें विश्व के जो लोग थे उन मतलब विश्व के जो केक है या फिर वो जैसा कार्य करते हैं, नाम अलग अलग हर जगह हो सकता है, तो वो कैसे कार्य करें अच्छे तरीके से, तो उसके लिए यहाँ वहां पर ये भी सुझाव दिए गए थे कि इनको मतलब अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर के मानक के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि क्योंकि ये ना व्यक्ति से पद की इज्जत होनी चाहिए, पद से व्यक्ति की नहीं। तो जैसे व्यक्ति अगर जो उस पद पर बैठा है वो अच्छा कार्य करेगा तो वो पद की महत्ता अपने आप बढ़ने लगेगी। तो इसीलिए ऐसी मीटिंग्स होती है, बैठकें होती है, ताकि उनको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जा सके, मानक निर्धारित किए जा सके। तो ऐसा ही विश्व स्तर पर हुआ था, ताकि ये समझ सके कि हमारे देश में कैसा हो रहा है, अन्य देश में क्या हो रहा है। क्योंकि हम जब तक सीखेंगे नहीं, मतलब सीखने की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, दूसरों से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और हमारा जैसे संविधान बना था तो उसमें भी बहुत सारे जो देश थे, अन्य कंट्रीज थी, उनके ऐसा कहा जाता है कि हमने कहीं से नीति निर्देशक तत्व लिए, कहीं से फंडामेंटल राइट्स लिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज है, इसको हम भले ही ये कह सकते हैं कि ये चीजें नॉर्मल है, मतलब हर कोई रखेगा ही, अगर वो दूसरे से ना सीखेगा तब भी। लेकिन फिर भी हम ये भी कहते हैं कि किसी ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है, तो हम कहीं से भी सीख कर अपने यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज अगर हम केक से जुड़ी चुनौतियां देखें तो वो क्या हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये कि उनका जो प्रतिवेदन होता है कि हाँ ये कार्य कैसा किया गया है, सरकार के द्वारा क्या कुछ किया गया है, वो समय पर नहीं आ पाता है। और दूसरा ये है कि वो सरकार के जैसे सरकार का दबाव उन पर रहता है, ये भी एक चुनौती केक के लिए होती है। उसके अलावा एक वैज्ञानिकता की भी चुनौती है, क्योंकि आप जिस लोक सेवक को इस कार्य के लिए वहां बिठा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो उस स्पेसिफिक जो वर्क है उसके संबंध में वैज्ञानिक नॉलेज रखता हो। तो ये चीज आती है, इसीलिए बहुत बार जनरल जनरल नॉलेज से किसी स्पेसिफिक कार्य को करने में कठिनाई आती है। तो ये चैलेंज भी हमें केक के संबंध में, केक का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनके संबंध में हमें देख सकते हैं। और साथ में ये भी कि आज नई समस्याएं हैं, नई परिस्थितियां हैं, हम एआई के युग में रह रहे हैं, और प्रतिपल प्रतिदिन नहीं प्रतिपल ही यहाँ पर अलग अलग, पता नहीं क्या थोड़ी देर में और आविष्कार हो जाएगा, क्योंकि एक बार कुछ चीजें बनने लगती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी तेजी से विकास हो रहा है, तो ये जो तेजी से विकास है इसमें हमारे वो केवल ऐसे पन्नों पे ही कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस पर करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमें एक चुनौती हमारे लिए ये भी है कि तकनीकी चीजों को वो कैसे यूज करे, और फिर उसके लिए उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा ज्यादा, और उसके लिए थोड़ा उनको खर्च भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब सिस्टम अपडेट करते हैं, सिस्टम लगाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो इस चीज के लिए भी हमें फंड की जरूरत लगती है, प्रशिक्षण के लिए हमें नॉलेज हब की जरूरत लगती है। मतलब ये सारी चीजें मिलकर के एक कार्य करेगी। अब हमने शायद बहुत सारे पहलू इसके कवर किए हैं। एक बार हम सुझाव के तौर पर क्या कह सकते हैं, या फिर अगर आप भी अगर एक आम नागरिक के तौर पर सोचे कि क्या चीजें हो सकती है कि हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है वो, अगर अगर किसी परिवार में भी देखें तो वो इंसान जिसके पास पैसों का हिसाब रहता है कि हाँ आज हमको ये चीजें लानी है, तो वो उसने लिखी और किस चीज पर खर्च किया गया है, और फिर वो हम बाद में ये भी अनुमान के हिसाब के देख सकते हैं कि यार ज्यादा चीजें हमारी पैसे इस पर खर्च हो रहे हैं लेकिन आउटपुट कम निकल रहा है, और इस पर तो खर्च नहीं होना था, इस पर कैसे खर्च हो गया। तो ये सारी चीजें जब केक लेखांकन लेखा परीक्षण करते हैं तो उसमें हम ओवरव्यू देख सकते हैं कि पिछले साल हमने इस प्रकार का किया था, तो इन चीजों से, इन गलतियों से अब हमको इस साल बचना है। तो ये है। तो अब हम इसमें क्या सुझाव देंगे, तो थोड़े बहुत सुझाव तो दिए जाते हैं बहुत सारों के द्वारा जो हम सोच सकते हैं। आप भी अब बहुत सारी चीजें समझने के बाद आप स्वयं भी सोच पाएंगे। तो हम कुछ चीजें देखते हैं। जैसे पहला तो हमने एक चीज चुनौती में देखी थी कि तकनीकी जो चीजें हैं, तो तकनीकी को उनको देना होगा। चुनौती नहीं है ये, एक अवसर भी है वैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, और जो चीजें पहले पॉसिबल भी नहीं थी अब वो चुटकियों में कर सकते हैं। तो बहुत सारा डेटा एनालिसिस हो सकता है। नमस्कार सर, राष्ट्रीय जी, नमस्कार भगवान जी। तो हम जिस प्रकार से अभी हमने बहुत सारी
चर्चा उस व्याख्याएं उसके बारे में की थी, केक के बारे में। सर हम यहाँ पर जो ये पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें संविधान के बहुत सारे विभिन्न पहलुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। और आज हमारा उद्देश्य था कि हम केग को समझें कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भारत के होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, क्या चुनौतियां, सब कुछ हम उसके बारे में जान पाए। तो हमने चर्चा उसके बारे में बहुत सारी व्याख्याएं की हैं। लेकिन अब जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले थे, मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देती हूँ, फिर मैं आपके जो चुनौतियों के संबंध में सुझाव लूंगी, आप सब कुछ समझ जाएंगे। जैसे केक का मतलब तो हम ये समझते हैं कि जो लेखांकन और लेखा परीक्षण करते हैं, राज्य के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी। लेकिन केंद्र के स्तर पर वो केवल लेखा परीक्षण करते हैं, लेखांकन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सरकार खर्च करती है, सरकार के खर्चे को वो मतलब ये क्या खर्च किया गया है, कैसे खर्च किया गया, उसका लेखांकन, हिसाब किताब रखना। और उसके बाद में लेखा परीक्षण जी, और लेखा परीक्षण में वो चीजें आ जाती है कि यार ये सही किया गया है कि नहीं किया गया है, जिसको खर्च करना था उसी ने किया है या नहीं, विधि के द्वारा है कि नहीं। और फिर इनकी चुनौतियां भी बहुत सारी दिखती है, जैसे कि तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी कि तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, उनको नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में बहुत बार सरकार का दबाव उन पर रहता है। और केक के संबंध में और चुनौतियां ये भी है कि वो है ना, खर्च होने के बाद शव परीक्षण की तरह उसका कार्य करते हैं, तो उस पर तो कुछ अंकुश तो लगा ही नहीं, नियंत्रण तो हुआ ही नहीं। तो ये सारी जो भी आप चुनौतियां और सोच पाए, आप जानते हैं कि वो क्या कार्य करते हैं। अब हम इसके सुझाव की बात कर रहे हैं कि केक को क्या करना चाहिए ऐसा, या फिर सरकार को क्या बदलाव किए जाने चाहिए कि वो जो हिसाब किताब रखने वाला और बताने वाला कि ये काम सही किया है या नहीं किया है, वो सही तरीके से कार्य कर सके, उनकी भूमिका बढ़ सके। क्या किया जाना चाहिए सर? सबसे पहले भगवान जी आपसे ही हम इसके सवाल के बारे में मतलब आपका मत क्या बोलता है कि सुझाव आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो मेघराज जी की पहल है, ये चूंकि कई सालों से कार्यक्रम चल रहे हैं और मेघराज जी हमारे पुराने बड़े भाई हैं, मित्र हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि वो हर तरह के संवैधानिक तरीके से और बाबा साहब पे और संत महात्मा महापुरुषों पर कार्यक्रम करते रहते हैं, उसके लिए हार्दिक बधाई। इसके बाद बात आती है संविधान की और सुप्रीम कोर्ट के सीए चीफ जस्टिस की। तो ये जो है मामला बड़ा ही पेचीदा है। सरकार ये चाहती है कि हम स्वतंत्र शक्तियों को अपनी मुट्ठी में बंद करके और जैसा हम चलाना चाहें उस तरीके से चलाएं, जबकि कुछ जो चीफ जस्टिस वगैरह हैं वो निष्पक्ष होना चाहिए, जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव और भी कई आयोग हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी के दबाव में या सरकार कोई गलत फैसला लेती है उसके विरोध में यदि कोई, चूंकि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा, सरकार के में बैठे मंत्री, विधायक या केंद्रीय मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री महोदय अगर गलत कर रहे हैं तो उनके विरोध में कदम उठाने के लिए एक अंकुश टाइप में एक सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट इसी आशा को लेकर के जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसका नाम अगर संविधान में या संवैधानिक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय कहा गया तो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, कोई फैसला ही नहीं है। इसके बाद भी यदि सर्वोच्च न्यायालय का महत्व जब खत्म हो जाता है, जब वो फैसला लेते हैं किसी भी चीज पर और उस फैसले को नहीं माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या रहता है। और इनके जो बड़बोला मंत्री विधायक हैं वो तो भैया आए दिन सर्वोच्च न्यायालय का, चुनाव आयोग का, जिसका चाहते हैं उसका अपमान करते रहते हैं। उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि उन्हीं के
वो संविधान को भी खत्म करना चाहते। वो यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान में दी गई व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को टोटल तोड़ मरोड़ कर अपने ही हक अधिकार से हम सिर्फ ये संविधान मात्र बैकवर्ड, एससी और मुस्लिम इन लोगों के हक अधिकारों को छीन करके चंद्र लोगों को, चंद्र पूंजीपतियों के हाथ में सरकार चलाना चाहते हैं, उन्हीं को लाभ देना चाहते हैं। कोई देश से भाग जाता है करोड़ों रुपए लेकर के, कोई देश में अगर 10 रुपए से बकायेदार है तो उसकी कुड़की कराई जाती है। तो ये सब व्यवस्थाएं, आखिर हम लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? ये बड़े सोचने का विषय है। और इस पे जो पहल की है हमारे मेघराज भाई ने, उनके लिए मैं पुनः बहुत कोट कोट बधाई दूंगा उनको। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। जैसे कि हमारा आपने बहुत अच्छी चर्चा की और बहुत सारे पहलुओं को जोड़ते हुए बहुत सारे संस्थाओं के बारे में बताया, और जो आपके विचार थे आपने बहुत सुलझे हुए ढंग से उनको प्रस्तुत किया। लेकिन हमारा जो मूल सवाल था वो केग के संबंध में था। केग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले उनके बारे में पृष्ठभूमि के रूप में आपसे चर्चा भी की थी, तो बहुत सारी हम थोड़ी देर पहले से उसके बारे में बहुत सारी चीजें जान भी रहे थे। अब हम राष्ट्रीय ऋषि आपसे जानेंगे कि जो हमने समझा चुनौतियां क्या हैं, क्या कार्य करते हैं केग, तो आप उनको क्या सुझाव देंगे? जैसे आप जो सुझाव उनको संबंध में देना चाहें कि क्या हो सकता है, तो आप अपनी बात रखें सर। जी नमस्कार। पहले तो चैनल को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेघराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी बहुत अच्छी जो जानकारी है और संविधान के बारे में जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं बताऊं कि बहुत सुंदर व्यवस्था है हमारे संविधान में, जिसमें राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मतलब कार्य करने की स्वतंत्रता भी है, और लोक सेवक जो महालेखा निरीक्षक हो वो उसकी समीक्षा करें, न तो आलोचना करेंगे वो, और न ही उन पर अंकुश लगाएं। हम यहाँ आपने जो बताया बिल्कुल सही है कि शव परीक्षण, पर शव परीक्षण ही एक ऐसी विधा है जो अन्य मृतक को जिला सकता है। यानी जो बाद में परीक्षण हो रहा है, इससे ये हमको आगे का सुझाव मिलता है कि हम आगे खर्च कहाँ करें। अगर केग को ज्यादा अधिकार दिया जाए तो ये शासन पर अंकुश लगा देगी, तो शासन को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देगी, और जब शासन स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगा, देश के विकास की नीति कैसे बनाएगा? इसलिए हमारे देश के संविधान में इतनी बेहतर और सुंदर व्यवस्था है कि शासन पूर्ण स्वतंत्रता से, पूर्ण आजादी के साथ, लोक अभिमत के अनुसार लोक कल्याणकारी कार्य कर सकें। लेकिन जब उनका कार्य बेहतर हो गया, उसके बाद उसका फिर परीक्षण किया जाए कि हमने कहीं चूक तो नहीं करी, और फिर उसका परीक्षण किया जाए, और परीक्षण में जो अच्छे बिंदु आए उनको और बढ़ाएं, और अगर उसमें कुछ त्रुटि रह गई है तो अगले बजट सत्र में हम उसको फिर सुधार करते आगे बढ़े। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इस व्यवस्था में बहुत बेहतर है, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं, लेकिन हाँ और भी विद्वान इसमें रहे, अगर इसका कुछ चलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें लोक सेवक ही रहे तो ज्यादा ही बेहतर है, क्योंकि वो उन पे अंकुश रहता है, वो नियंत्रित रहते हैं। वही जो नियंत्रित रहता है वही दूसरे को नियंत्रित कर सकता है। जो अनियंत्रित है वो नियंत्रण नहीं करेगा, वो केवल बरगलाएगा, भड़काएगा, भड़काऊ और विपक्ष की भूमिका अदा करेगा। इसलिए हमारे देश में जो ये व्यवस्था है, केग की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मतलब जैसे व्यवस्था की तो बात हमारी हो गई, लेकिन एक प्रश्न थोड़ा अलग है, जिसमें हम ये जो पूरी व्यवस्था है 1971 के अधिनियम से चलती है। तो उसमें क्या था कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर लेखांकन भी करते थे वो, और लेखा परीक्षण भी करते थे। लेकिन 1976 में उसमें संशोधन किया, और उसके बाद में जो केंद्र का लेखांकन है वो तो महालेखापाल करते हैं, नियंत्रक महालेखापाल, बस वो केंद्र का लेखा परीक्षण करते हैं और राज्य का लेखांकन और लेखा परीक्षण भी करते हैं। लेकिन जब वो जिम्मेदारी की बात आती है तो वो जिम्मेदार केवल केंद्र के प्रति है, राज्य के प्रति नहीं है। तो फिर ये तो संघात्मक शासन का उल्लंघन हो गया है, क्योंकि वो उनके प्रति जवाबदेह क्यों नहीं है जब वो भी तो कार्य कर रहे हैं।
मतलब राज्य के प्रति जवाबदेह जवाबदारी। जवाबदेह नहीं है। हाँ, जी। अ, तो इसके बारे में तो मुझे ज्यादा संज्ञान नहीं है, लेकिन वो केंद्र के प्रति जवाबदेह हैं, तो केंद्र राज्य के प्रति जवाबदेह है। मतलब केंद्र किसके अधीन, ये केंद्र के अधीन कौन है? राज्य है। केंद्र को ये नियंत्रित करता है, और महालेखा केंद्र को नियंत्रित कर रहा है। इस प्रकार सारी कड़ी तो बनी हुई है, इसलिए व्यवस्थाएं तो बेहतर ही है। जी जी जी। जी सर। जी सर, धन्यवाद। और एक और भगवान दास जी, आपसे भी इस संबंध में प्रश्न है कि जैसे हमने अभी सर ने तो उनका मत रख दिया, आप क्या सोचते हो उस बारे में कि जैसे जो हमारे यहाँ पर लोक सेवक होते हैं उनको बनाया जाता है कंट्रोलर, ये जो हम केक की बात कर रहे हैं, ये लोक सेवक होते हैं जो एग्जाम दे करके पास होते हैं। और ब्रिटेन में होता है कि वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते हैं। तो हमारे यहाँ अगर ऐसी व्यवस्था होती कि जो चुन कर आते हैं वो अगर ये कार्य करते तो ज्यादा बेहतर होता, या अब जो व्यवस्था है वो आपको सही लगती है? नहीं नहीं, हमें तो ये लगता है कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि बाबा साहब के द्वारा जो निर्मित संविधान है उसके ही आधार पर ये नियुक्तियां होनी चाहिए। बाय द वे, अगर प्रधानमंत्री किसी को मान लो जैसे चुनाव आयोग की नियुक्तियों में फेरबदल किया, बोले 2 आदमी सरकार के रहेंगे, 1 विपक्ष का नेता रहेगा, तो क्या मतलब 2, अगर विपक्ष का आपके विरोध में भी चला जाए, इसके बाद तो जीतना उनको ही है, वो अपना जो फैसला करना चाहें वो सरकार अपने अधीन कर लेगी। बाकी सरकार ने, जैसे अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि सरकार पे अंकुश लग जाएगा और वो कैसे निर्माण कर पाएगी या कुछ भी, तो निर्माण करने के लिए, निर्माण अगर सरकार करना चाहती है या किसी तरह से कुछ भी करना चाहती है, तो वो फैसला उनके आधार पे सरकार चाहे तो, जैसे अभी नोटबंदी का फैसला लिया, बोले रात में बोतल लगाई दारू की और नाइट में 12 बजे बोले 500 का बंद, 2000 का बंद, बोले एकदम लॉकडाउन लगाना है, बोले 12 बजे फैसला आ गया, बोले लॉकडाउन पूरा, इधर से उधर कोई नहीं निकलेगा। अरे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आपके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, आपके पास चलने की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस अगर कहीं व्यवस्था भी कर रही थी, अपनी बसें दे रही थी, इसके बाद उनको बसें नहीं ले जाने दी, तो ये क्या, रोड पे लोग मर रहे थे, कई महिलाएं मर गई हैं, लोग प्यासों मरे, तो इस व्यवस्था में ये समझ लो इनको बेऔलाद लोग बैठे हैं, इनकी औलाद हो, घर परिवार हो, तो इन्हें परिवार की चिंता रहे। ये तो सब रड़ुआ भड़ुओं की सरकार है और ऐसे लोग अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। मुझे नहीं लगता ये सब फैसला इनके अधीन है, और संवैधानिक तरीके से जो व्यवस्थाएं चलती रही हैं, अगर इनको बेलगाम कर देंगे तो ये सारी चकनाचूर के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये अपने यार दोस्तों के घर भरने में लगे हुए हैं। कहा, बोले 12 बजे रात के फैसला आ जाता है, 3 कानून, किसानों के बिल, बाद में कह देते हैं चूक हुई है, वही कहने लगते हैं कि हम मान लेंगे। ये क्या है आखिर? और आज तक उनका एमएसपी नहीं लागू हुआ। 7,000 से ज्यादा, सैकड़ों हजारों किसानों की हत्याएं हो गई, जो स्वतंत्र वो हो गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको आज तक उनके परिवारों को 2 रुपए मुआवजा नहीं दिया। आखिर ये कौन सी व्यवस्था है? जिसने टैनी ने गाड़ियों से उनके लड़के ने गोलियां चलाई, सब कुछ किया। आप एक चीज और बताओ, पुलवामा हमला हुआ था, हमारे सैनिक शहीद हुए थे, कहां गई जांच रिपोर्ट? कहां से आया था 350 किलो आरडीएस? थोड़ा विषयांतर हो रहा है। आखिर ये लोग अपने हिसाब से ही हमारे सैनिकों की हत्या करवाते हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी आदरणीय, हाँ, थोड़ा विषयांतर हो रहा है आपसे। हाँ, यहाँ पे प्रश्न ये है, नहीं, वो तो हो रहा होगा, क्योंकि आज के मुद्दे पर विशेष मेरी तैयारी नहीं थी। अभी मेघराज जी ने हमें बताया तो हम आ गए हैं। हम माफी चाहेंगे, हम इधर उधर तो हो रहे हैं, बिल्कुल मैं भी बात हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, हमें ये अच्छे से पता है। और हमारे जिम्मेदारियों से भागने के कारण हमारे संविधान की हत्या हो रही है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, संविधान दिया है, उसकी हत्या हो रही है, उसको चकनाचूर कर रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, ये हम ठीक से समझ रहे हैं।
चाहे जी, वो अपन इस बात की समीक्षा करने, पांडा जी, हाँ, अपन इस बात की समीक्षा जी करने के लिए बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जो हमारी शासन व्यवस्था है और केक व्यवस्था है, इसमें क्या बेहतर है और किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से शासन व्यवस्था जो लिखी गई है बाबा साहब के द्वारा, ठीक है ना, उस पे हम समीक्षात्मक चर्चा कर रहे हैं। आ रही है आवाज? बिल्कुल सही बोल रहे हैं है आप ना? उसमें हम तो लोग उसी पे अपन चर्चा कर शासकीय रहे हैं। व्यवस्था में कहाँ से चूक हो रही है इसको समझेंगे कि अगर ऐसा भी हो रहा है तो कहाँ से ये चूक हो रही है, किस संविधान की किस धारा के द्वारा ये ऐसी चूक हो रही है। तो क्या ये चूक महालेखा परीक्षक के द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा, और परीक्षण किया जाने के बाद ये जब पब्लिश होगा तो क्या जनता इसको समझ पाएगी, और जनता समझ पाएगी तो चूक वाली सरकार को फिर सरकार परिवर्तन। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या ठीक है, हम उस व्यवस्था पे चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान सरकार अपनी जगह है और पूर्वी सरकार अपनी जगह है, लेकिन हम ये संविधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, शासन और महालेखा परीक्षक और महालेखा निरीक्षक, जी जी, जैसे सर ने भी सही बात कही, और भगवान दास जी ने भी उनके मौलिक विचार वो जिस संबंध में उन्होंने रखे, बहुत सारी चीजों को जोड़ जोड़ कर हम समझ सकते हैं। और एक जो नागरिक होता है उसके बहुत सारे अपने खुद के क्योंकि खुद की झेली हुई चीजें भी उग्रता दिखा देती है, तो ऐसा भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है। जी सर, हम हमने बहुत सारी चीजें केक के बारे में समझी है, सुझाव भी हमने राष्ट्रीय ऋषि जी से भी लिए, भगवान दास जी से भी लिए। हम कुछ और सुधारों को भी इनमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आरटीआई के संबंध में भी बात की जाती है कि आरटीआई लागू करना चाहिए, मतलब केक को आरटीआई के अधीन होना चाहिए कि जो आम नागरिक है वो भी वहां पर उनसे सूचना मांग सके कि आपने किस प्रकार से परीक्षण किया है, और ये जो सही आपने करार दिया है, अगर ये खर्च किया गया है तो किस आधार पर दिया है। तो एक सुझाव ये दिया जाता है कि आरटीआई के अधीन केक को लाना चाहिए। और एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि जो तकनीकी है, आज बहुत तेजी से तकनीक का विकास हो रहा है, तो उनके जो कार्य है वो परंपरागत रूप में ही कागजों में ही ना सिमट कर रह जाए, वो आज के सही एनवायरनमेंट से जुड़ पाए। तो एक हम ये भी उसमें सोच सकते हैं। और इसको जो एक होते हैं केक, तो एक ये भी कहा जाता है कि इसको थोड़ा मल्टीपल मतलब और मेंबर्स भी इसमें ऐड करने चाहिए, ताकि वो काम को थोड़ा सुदृढ़ता के साथ कर पाए। और उसके बाद में इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल के संबंध में बात करने से हम चूक गए। अभी हम इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या तो फिर 65 साल की आयु हो जाएगी तब तक रहेगा। तो ये कहा जाता है कि इनके कार्यकाल को बढ़ा देना चाहिए। तो अगर आप भगवान जी और राष्ट्रीय ऋषि जी, अगर आपको लगता है कि ये जो सुझाव है इनमें से अगर आप समर्थन देना चाहें तो दे सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि इनमें कोई कमी है, इनमें से कौन सी चीज को हम लागू नहीं कर सकते हैं, या किसी दूसरी चीज को अगर हम जोड़ना चाहें, तो संक्षिप्त में अपनी बात को कहें। सर, सबसे पहले राष्ट्रीय ऋषि जी आप अपनी बात रखें। जी 65 साल जो आयु है पर्याप्त है। 65 साल के बाद आदमी स्वस्थ मनस नहीं होता है, इसलिए 65 वर्ष की आयु तक ही कोई कैग में रह सके, ये अपनी जगह पर्याप्त है। आरटीआई के बारे में जी जी, ठीक है, नहीं, ओके। जी, थैंक यू सर। भगवान जी आप क्या कहेंगे इस पर, क्या केक को आरटीआई के अधीन लाना चाहिए या बहुसदस्यीय संगठन के रूप में स्थापित करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि एक एक पैसे का लेखा जोखा, इनका कितना हुसैन का खर्च है, पहनने खाने नाश्ता, मतलब जो भी वित्तीय 1 रुपए ये खर्च कर रहे हैं भारत सरकार का, वो संपूर्ण योजनाएं, संपूर्ण आयोग, संपूर्ण राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पूरा भारत का सिस्टम आरटीआई के अधीन होना चाहिए, ताकि भारत का कोई भी नागरिक उसकी जानकारी या जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछ सके। दूसरी चीज, शिक्षा को निःशुल्क होना चाहिए, स्वास्थ्य को निःशुल्क होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान आम आदमी की जरूरतें सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, जिन जिम्मेदारियों को लेकर के ये सरकार भागने का काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी भागने का काम कर रहे हैं। ऐसा इनको कतई नहीं करना चाहिए। आप देखिए पीआर केयर फंड का क्या हुआ, करोड़ों रुपए का कोई पता नहीं, सारा घोटाला का घोटाला महा घोटाला हो गया।
तो मुझे लगता आपने मुझे सूक्ष्म समय दिया था। इसी के साथ मैं जय भीम। जी, तो हमने एक मुद्दे पर बहुत गहरी चर्चा की है, आपके विचार भी उस पे लिए, मौलिक विचार भी आपने बहुत सारे उसमें बताए और बहुत सारी अन्य चीजों को जोड़कर भी आपके जो अनुभव रहे हैं उनको भी आपने साझा किया, तो आपका इस संबंध में धन्यवाद। अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये एक बॉडी के बारे में अभी हमने चर्चा की। अगला हमारा पड़ा जाएगा राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके संबंध में। तो राज्य की कार्यपालिका में पहले तो कौन कौन होता है? तो इसमें राज्यपाल भी होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, वहां के महालेखापाल होते हैं। तो ये कंपोनेंट से हम बोल सकते हैं कि यार इनको कार्यपालिका के मतलब हम मानेंगे। तो सबसे पहले अब हम कार्यपालिका में राज्यपाल है हमारे पास, तो राज्यपाल के बारे में जानेंगे कि राज्यपाल क्या है, क्यों है, कैसे कार्य करते हैं, क्या वो उनके कार्य को ठीक तरीके से कर रहे हैं, और जो हाल में बहुत चर्चा में रहे हैं राज्यपाल के मुद्दे, तो उसके संबंध में भी हम चर्चा पर जाएंगे। सबसे पहले राज्यपाल की पृष्ठभूमि को थोड़ा देखते हैं। आर्टिकल 153 से इनको हम देखते हैं तो 167 तक मतलब संविधान में अनुच्छेद में चर्चा है। तो वहां पर एक बात तो कह दी गई है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और नियुक्ति वो उनकी प्रसाद पर्यंत नियुक्ति होगी, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो राज्यपाल के पद पर रहेंगे। और राज्यपाल के कार्य के संबंध में मतलब ये चीजें हम थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर जिस मेन मुद्दे पर हमको चर्चा करनी है उस पर आएंगे। तो उनका कार्य होता है कि जैसे राज्य में हमारी विधानसभाएं होती है, विधानमंडल होते हैं, तो उसमें वो जो एक्ट बनाते हैं, तो एक्ट बनाने से पहले जैसे संसद में राष्ट्रपति के पास जाता है, उनके साइन होने के बाद ही कोई बिल एक्ट बनता है, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल के पास जाता है और उसके बाद एक्ट बनता है। तो यहाँ पर इनकी भूमिका को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें ये भी बोलते हैं कि मतलब बहुत बार ये कह दिया जाता है कि राज्यपाल की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत एक चीज के बारे में बताई जाती है कि क्यों जरूरत है, क्योंकि संघात्मक है हमारा देश। तो इसके विरोध में इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल को देखा जाता है कि राज्य में जो सरकारें हैं, मान लीजिए केंद्र में किसी की सरकार है, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की सरकार है, और राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति को बताएंगे सरकार। तो ऐसा कहा जाता है कि वो उनके साथ में भेदभाव होता है। तो ये जो चीज है वहां पर उनके कार्य को बाधित करती है, ये चीजें भी कही जाती है। लेकिन आप किस रूप में राज्यपाल की भूमिका को देखते हैं? क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं कि राज्यपाल कौन होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन एक चर्चा की जरूरत है ताकि सार्थकता की ओर हम बढ़ सके। तो सबसे पहले सर राष्ट्रीय जी, आपसे राज्यपाल के बारे में जानना चाहेंगे, उनकी जो भी आप उनके बारे में पहलू कवर करना चाहे, जैसे उनकी क्या भूमिका है, क्या जरूरत है, और किस चीज के लिए हमको उनकी आवश्यकता है। जी। राज्य के लिए राज्यपाल एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, लेकिन इसके जी। पहले ये बता दूं कि केंद्र में जो सरकार होगी जी। उसके अधीन ही, उनके अनुसार ही राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। जिस पार्टी की, यहाँ पार्टी शब्द आया बीच में, लेकिन ये विदित हो इस संविधान में जो केंद्र में सरकार होती है वो पार्टी की नहीं होती, ये बात तय है संविधान में। जी। संविधान में बहुमत दल की सरकार होती है। बहुमत जी। का मतलब है जिन लोगों जो एकत्रित होकर एक मत बना लेते हैं, चाहे जी सर। अनेक पार्टी हो, सब निर्दलीय हो, या सभी एक ही पार्टी से हो, यहाँ पर जो बहुमत सर बना आपकी ले आवाज अटक उनकी रही है। सरकार जी, जो बहुमत बनाते हैं उनकी सरकार। आ रही है आवाज? तो मैं बात रखता हूं अपनी कि जो केंद्र में जो सरकार होती है या राज्य में सरकार होती है, किसी पार्टी की नहीं होती, बहुमत की सरकार होती है। और बहुमत संवैधानिक रूप से पार्टी शब्द है ही नहीं बहुमत में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि व्यक्ति, बहुमत में एक समान विचारधारा वाले व्यक्ति। तो ये बात तो तय है कि जो केंद्र से राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल चयनित किया जाएगा तो वो उनके अभिमत वाला होगा। तो ये तो पूरे देश में, सरकार में, परिवार में, सब जगह बात लागू होती है। लेकिन हाँ, फिर भी योग्य देखा जाता है। जैसे कि बाबा साहब को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, चाहे उनके विचार ना मिलते हो, लेकिन योग्य समझकर उनको नियुक्त किया था। उनको कहा था कि आप राजनीति से दूर न रहें, आप हमारे साथ रहें।
क्योंकि विद्वानों की सब जगह जरूरत होती है, योग्य आदमी की सब जगह जरूरत होती है। जी सर। धन्यवाद सर, आपने सही विचार रखे और पार्टी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो एक लेमन लैंग्वेज में जैसे कि हम देखकर समझ पाते हैं कि कैसा हो रहा है, इसलिए उसका प्रयोग किया गया, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है। भगवान जी, अब आप भी ये जो मुद्दा है, हमने राज्यपाल की चर्चा की, राज्यपाल पर सर ने विचार रखे, आपके विचार भी इस पर आप रखिए कि आप किस रूप में राज्यपाल को देखते हैं और क्या आप जिस रूप में देखना चाहते हैं वो आपको उसी रूप में दिख पा रहे हैं अभी आज के समय पर उनके जो कार्य है। जी सर, बोलिएगा सर। अपना म्यूट हो रहा है, आपका माइक ऑन कर लीजिए फिर बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। बिल्कुल मैडम, ये बात बोलिए। सत्य है कि राज्यपाल जैसे देश के लिए राष्ट्रपति प्रथम नागरिक के तौर पे माना जाता है, उसी तरह राज्यपाल प्रदेश के लिए प्रथम नागरिक होता है, और सरकार पे अंकुश लगाने का कोई कार्य करता है तो राज्यपाल करता है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आज की कंडीशन बिल्कुल उलट है। आज तो बस रंगा भंगा के अलावा कोई दूसरा है नहीं। राज्यपाल भाई साहब अभी बता रहे थे कि कोई पार्टी से मतलब नहीं होता, ये भी सत्य है। जो बड़ा दल है, जो बहुमत में है, उसकी सरकार होती है। ये संवैधानिक तरीके से मतलब नियम है, और संविधान में हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था कानून, संविधान को, उसके अंतर्गत आता है। परंतु आज जो बड़े बड़े शासनादेश जारी होते हैं, पहले तो आज तक हमने ऐसा एक नई चर्चा करते हैं हम आपसे इसी मामले में। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में रहता हूँ, और मैं किसान मजदूर एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे सामाजिक संगठन 5 हैं, और एक शासनादेश जारी हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था, शासन ने जारी किया, जिसमें कहा गया था धरकार बांसोड़ बसोड़ समाज को मुख्यमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित करो। और शासनादेश जारी हो गया। पारित होने के बाद प्रत्येक जिला अधिकारी को भेज दिया गया, प्रत्येक प्रदेश के परियोजना निर्देशक और मुख्य विकास अधिकारी को भेज दिया। लेकिन जनपद जालौन में 9 ब्लॉक हैं, 9 विकासखंड अधिकारियों ने और परियोजना निर्देशक ने लिख के दिया कि यहाँ ये जातियां नहीं है। तो इसमें मैंने, ये मामला मेरे हाथ किसी तरह से लग गया। इस मामले में बहुत सारे चैनलों पे खबर भी चल चुकी है, तमाम पेपरों में भी छप चुका हूं मैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज तक कोई ऐसा शासनादेश जारी नहीं होता था जिनमें विशेष करके किसी जाति को किसी योजना का लाभ दिया जाए। शासनादेशों में लिखा जाता था एससी को ये लाभ दिया जाए, एसटी को ये लाभ दिया जाए, ओबीसी को ये लाभ दिया जाए, और अल्पसंख्यक को ये लाभ दिया जाए। इन्होंने जातिगत तरीके से तुमने लिख के दिया। चलो, मैंने इसलिए मान लिया कि हम मूल्यवासी वर्ग के लोग हैं। अगर हमारा कोई भाई सक्षम कर रहे हो, आप सरकारी योजना का किसी भाई को लाभ देना चाह रहे हो, हम चलो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने ये कैसे लिख के दे दिया कि ये जातियां नहीं है। उसमें मैंने राज्यपाल से मुलाकात की, लेटर दिया। उन्होंने कहा हम टाइम दे करके आपको बुला लेंगे। हमने कहा ठीक है। आज 4 माह से अधिक हो गया, मुझे आज तक नहीं बुलाया गया। मुख्यमंत्री महोदय से जनता दरबार में गया, उनके आवास पे गया, बात नहीं हुई। लेटर भेजे, कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मैंने आपके ग्राम विकास आयुक्त से मिला, उनके पास भी मिलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उनके पास उनके बात करने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि इनके अधिकारी शासनादेश को भी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। ये किसके इशारे पे हो रहा है? मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार की नियत ही नहीं थी, सरकार देना ही नहीं चाहती थी। हमारे अनुसूचित जाति SC ST के लोग हैं, उनको कोई लाभ नहीं देना चाहते हैं, मात्र शासनादेश बना करके उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये बिना मतलब का सरकार
ढोंग रचने का काम करती है। और माननीय राज्यपाल महोदय की बहुत प्रथम जो भूमिका होती है, बहुत ही मुख्य भूमिका है। जय भीम। जी भगवान जी, जो आप बात बोल रहे हैं, हो सकता है थोड़ी मुद्दे से वो अलग है, लेकिन एक बार हम इस पर भी कभी चर्चा करेंगे कि जो हमारे राजनेता है या जो कार्य के लिए वो उनको चुनकर गए हैं, वो क्यों मतलब जनता से एक तरीके से अलग हो जाते हैं, जब वो बाद में उनके लिए वक्त वगैरह की जो बात आपने की, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनका कार्य करने का तरीका ऐसा हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत बोल भी सके, वो प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को हल कर सके, और वो भी तुरंत। तो ये चीजें हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी एक हालिया मुद्दा जो हम राज्यपाल से रिलेटेड उस पर चर्चा करनी है, वो ये है कि जैसे तमिलनाडु में क्या हुआ कि वहां के जो राष्ट्रपति है, सॉरी, वहां के जो राज्यपाल है RN रवि साहब, तो उन्होंने मतलब बहुत सारे बिल उनके पास आए, लेकिन उन्होंने बहुत समय तक उन पर मतलब उनको स्वीकार नहीं किया, उन पर हस्ताक्षर नहीं किए, कोई निर्णय नहीं लिया। उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो पावर है, मतलब हम जैसे राज्यपाल को ऐसे देखें तो वो 2-4 निर्णय ले सकते हैं। अगर उनके पास एक बिल गया तो या तो वो उसको अस्वीकृत कर देंगे, या लौटा देंगे वापस, या राष्ट्रपति के लिए रखेंगे, और या फिर उसको स्वीकृति दे देंगे। तो वो अपने पास ही रखते हैं, पॉकेट वीटो नाम उसको दिया जाता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉकेट वीटो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसके लिए टाइम लिमिट होनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहले बता देती हूँ आप दोनों को, फिर उस पर आप क्या राय रखते हैं वो हम देखते हैं। तो ये ऐसा उन्होंने कहा कि टाइम लिमिट होनी चाहिए, आप बहुत समय तक, आपकी जब तक इच्छा होगी तब तक के लिए उसको इस प्रकार से नहीं रख सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रपति के लिए भी ऐसे ही कहा कि मान लो अगर राज्यपाल को आपने टाइम लिमिट कर दी, 3 महीने की करी उनके लिए कि 3 महीने के अंतर्गत फैसला हो जाना चाहिए, तो ज्यादा आप उसको डिले नहीं कर सकते। मतलब आपको कोई निर्णय उस पर जो भी है वो लेना है, बैठ नहीं सकते किसी बिल पर। और फिर क्योंकि 10 करीबन जो बिल, वो इतने बिल पर उन्होंने निर्णय नहीं लिया था। और फिर अगर वो राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, तो राष्ट्रपति के लिए भी कोई समय सीमा संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी। अब क्या होता है कि इस मुद्दे पर एक चीज उन्होंने ये भी बोली कि वो जो निर्णय लेंगे, मान लीजिए वो अस्वीकृत कर रहे हैं या फिर राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित कर रहे हैं, तो कुछ भी वो निर्णय लेंगे, फिर उनको उसका रीजन देना पड़ेगा कि आप ये निर्णय क्यों ले रहे हैं। अगर आप उसको अस्वीकृत कर रहे हैं तो किस आधार पर अस्वीकृत कर रहे हैं, और वो जो निर्णय लेंगे वो जो हम बोलते हैं कि न्यायिक समीक्षा होती है उसके दायरे में होगा। ये सारी चीजें फिलहाल चल रही है, और ये फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो बहुत सारे लोग इसको ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा मतलब ओवर रीच कर रही है, अपने जो दायरे से भी आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत बार ये भी कोई फेवर में भी है कि हाँ यार, इनके लिए ज्यादा इतना समय नहीं देना चाहिए, समय की लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर आपको जो भी फैसला लेना है आप लीजिए, आप 2 साल 10 साल तक उसको मतलब नहीं डिले कर सकते हैं। तो जो भी फैसला मैंने आपके सामने रख दिया, एक एक करके मैं दोनों के इस पर विचार लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको इस निर्णय में सही लगता है, क्या गलत लगता है, आपका क्या सुझाव है? सबसे पहले राष्ट्रीय जी आप अपनी बात रखें, फिर हम आपके पास आएंगे। सर जी बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो रहा है, तो आप उसको माइक ऑन करके फिर सबसे पहले तो मैं इस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतर फैसला दिया है। इससे राष्ट्र विकास प्रखर होकर आगे बढ़ता है, क्योंकि जब राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी फैसले को रोके रखता है, तो जब तक रोकता है तब तक देश अपने प्रगति के मार्ग से रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। हाँ, जो भी फैसला करना है उसको या तो उसको स्वीकृत करना है, अस्वीकृत करना सकारण उस तरफ आगे बढ़े, ताकि देश जल्दी से जल्दी प्रगति की ओर चले। साथ ही एक और जो पहले प्रश्न आया था, जो केंद्र सरकार से जो चुना जाता है जिस पक्ष का आदमी, वही राज्य में राज्यपाल बनता है। तो वो बात भी यहाँ खत्म होती है इस तरह से कि वो सरकार को बिना कारण से अटकाए नहीं रख सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, या उसका एक दायित्व बन जाता है कि वो फैसले को त्वरित दे, ताकि और फैसले को दे साथ में कारण भी स्पष्ट करे।
और यदि कारण उसका उचित हो या संवैधानिक हो तो ठीक है, उसकी फिर से समीक्षा करके फिर से बिल को जनरेट किया जा सके। तो ये फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है देश के विकास के लिए। इसका अभिनंदन होता है। ठीक है, धन्यवाद। जी। और जैसे आपने कहा कि वो नैतिक तौर पर वो जिम्मेदार हो जाएंगे। नैतिक रूप से तो इससे पहले थे कि अगर वो नैतिक तरीके से उस पर कार्य करना चाहते हैं, इसके बाद तो विधिक रूप से भी जिम्मेदार हो जाएंगे। हाँ, तो विधिक रूप से, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो भगवान दास जी, जैसे कि आपने पूरा फैसला सुना, पूरी चर्चा भी सुनी, मतलब कि क्या चल रहा था, उसके बाद में क्या इंसिडेंट हुआ तमिलनाडु में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया, और साथ में आपने हमारे एक और साथी उनके भी विचार सुने। अब आपके पास अपने निर्णय लेने के लिए बहुत सारे पक्ष विपक्ष आप अपने सोच सकते हैं। तो इस मुद्दे पर पर्टिकुलर रहते हुए आप अपने विचार रखें और संक्षिप्त में और सटीक तरीके से जो आप सोचते हैं वो इस मुद्दे पर आप अपने बात रखें सर। नहीं, बिल्कुल मैडम, मैं ये बहुत अच्छा, मैं सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में बहुत ही सम्मान करूंगा। बहुत अच्छा फैसला रहा। एक समय सीमा निर्धारित करने से जो है कोई भी योजना या कोई भी फैसला जो सरकारें लेती हैं उसको जो है या तो आप पास करिए या उसको जो है रिजेक्ट करिए, जो भी करना है। अगर वो गलत है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वो तो बहुत अच्छा फैसला है। जैसे देखिए, आप एक उदाहरण है, पुलवामा हमला हुआ, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महोदय ने प्रधानमंत्री से स्वयं बताया कि इस तरीके से चूक हो रही है, और उनको किसी ने कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया चुप रहो। तो एक राज्यपाल को इस तरीके से ना समझना, ये भी तो, ये सरकार जो है बैठी है, वो सरकार जो है बहुत गलत फैसले हैं इनके। हालांकि ये भाई साहब ने कहा, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय है, उनका सम्मान होना भी चाहिए, बशर्ते इनकी नियुक्तियों में कुछ जो अभी तक होता रहा या हो रहा है कि बाप दादाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के पेट से राजा पैदा हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा के पेट से राजा पैदा ना हो। जिस तरीके से संवैधानिक तरीके से नियुक्तियां होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। बाकी तो बहुत अच्छा रहा, मेरे भाई साहब ने भी कहा, मैं सहमत हूँ। जी। हमारे दोनों मेहमानों ने आज की चर्चा को सार्थक बनाया, क्योंकि हमने जितना सोचा है कि यानी एक मिनट में भी कुछ बात ऐड कर देता हूँ। क्या है ना, हमारे भारत के जो लोगों की समस्या क्या है, समाधान क्या है, बहुत डूंगी विचार करते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि हमने विचार जो किए वो सही कि गलत है। तकरीबन तकरीबन हर आदमी, 99% आदमी दूसरों को सलाह देते हैं और दूसरों को कहते हैं कि ये काम करना चाहिए, पर करेगा कौन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दूसरों को हम घर में बैठ करके बोलते हैं सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। और वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, उसमें हाईएस्ट हाईएस्ट एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे भी ऐसा बोलते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, उसमें जाना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे निकम्मेपन के कारण ही आज शैतान लोग राजनीति में बैठे हैं। क्योंकि हम जब बोल देते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, तो उसमें जब अच्छे तो लोग जाएंगे नहीं, तो वहां पर गंदे जाएंगे तो गंदगी फैलाएंगे। जब वो गंदगी फैलाते हैं फिर अच्छे लोग कहते हैं बदबू आ रही है। अब बदबू आ रही है तो आप लोगों ने उनको मौका दिया बैठने को, तो बदबू फैलाएंगे ना। तो बात यह है कि समस्याएं बहुत सारी हैं, समाधान क्या है, तो समाधान ढूंढ करके इनको इनको जो है, जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, इनको नेस्त नाबूद करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर विचार करना जरूरी है। और इसमें फाइनेंशियली जो है ना, हमारे लोग बहुत कमजोर हैं फाइनेंशियली तौर से, दिमागी तौर से। एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, नफरत में भरे हुए हैं। तो इन चीजों को थोड़ा ऊपर उठ करके अगर दूसरे की भलाई के लिए दिन रात हम काम करें तो मेरे ख्याल से ये समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियली तौर से अगर हमारे लोग मजबूत होते हैं तो दुश्मन समझो 50% नीचे गिर जाएगा। जिस दिन राजनीति में समझदार और अच्छे लोग आएंगे तो 99% भारत की जो समस्या समाप्त हो सकती है। तो इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। तो
बहुत अच्छी हमारी चर्चा रही है और हमने जितनी चीजों पर चर्चा की है, जैसे कि सर ने बहुत सही बात की, हमें एक्शन देना भी जरूरी होता है। तो 2-3 चीजें हैं कि हमको जो करनी चाहिए। पहला तो स्वयं को शिक्षित बनाना है, समाज को शिक्षित बनाना है, ताकि हम जान सके कि चीजें क्या क्या चीजें हैं अपनी, और उसके साथ में फिर हम अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि बिना चीज जाने हमारा अनुभव भी कोई काम का नहीं रहता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि चीजें होती कैसे हैं, तो आप क्या ये अनुभव करेंगे? तो अनुभव के लिए भी आपका शिक्षित समझदार होना जरूरी है। समझदार बने, फिर अनुभव ले, उसके बाद आप समस्या पकड़ पाएंगे। और उस समस्याओं को पकड़ने के बाद, जैसे अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की कि ये क्या चीज चल रही है, हमारी राजनीति कैसी चल रही है और सरकार कैसे कार्य कर रही है, उनके फैसलों की हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद हम जो सुझाव देंगे वो सुझाव सही होंगे, और उस पर, जैसे आप तो बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए भी हैं, कदम भी उठाते हैं, आप जैसे मिलने गए, आप मतलब आपने अपने लेवल पर जो कर सकते थे वो किया। तो इस प्रकार से हम जितना ज्यादा जानेंगे, हमारे एक्शंस सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उसके बाद फिर हमारे देश के सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो हम इसी प्रकार प्रयास अपना जारी रखेंगे और आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम से दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अगले प्रोग्राम में मेहमानों का फिर से मैं आमंत्रित करूंगी। और आज के लिए हम इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। उससे पहले हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत आभार, और हमारे साथ जुड़ने वाले राष्ट्रीय जी, भगवान दास जी, हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने प्लेटफॉर्म हमारे लिए मतलब इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी दी। तो आप सभी अपना ख्याल रखें। फिर वॉइस ऑफ मानवता आप सभी को धन्यवाद कहता है। जय भीम, नमोदय। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.